हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई यूनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान और उनके 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय और इस अध्याय का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। तो इसमें जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो आपको बताया जाएगा, एग्जाम में आने लायक आपको बताया जाएगा। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और कक्षा अगर 6 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होने जा रहा है। और अगर आप अभिभावक हो तो आप का बच्चा या बच्ची कक्षा 6 में पढ़ रही हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर बताएं। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, लेकिन हम मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है इसको। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। यानी एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में जैसे मान लो सिक्के हैं तो ये पुरातात्विक स्रोत होंगे, और जैसे किसी लेखक की एक पुस्तक है तो वो हो जाएगी साहित्यिक स्रोत। तो इनको हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख की कि अभिलेख क्या होता है। ये हमें शिलालेखों यानी जो पत्थर की पट्टिकाओं, जिसे मान लो ये आपके सामने चित्र दे रखा है, ये पत्थर है, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं शिलालेख। और पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यानी इन पर कुछ लिखा हुआ होता है जिनको हम शिलालेख बोलते हैं या अभिलेख। जैसे मान लो स्तंभ स्तंभ है कोई, उस पर कुछ लिखा हुआ है, भवन है, भवन पर लिखा हुआ है, और स्तूप है, स्तूप स्तूप देखिए इस प्रकार का स्तूप होता है, इस प्रकार का, इन पर कुछ लिखा हुआ होता है। जो तालाब बना हुआ है, तालाब के बाहर कोई शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं अभिलेख। आगे बात करते हैं अभिलेखों की उपयोगिता। ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति प्रशस्ति कहा जाता है। अब देखिए, प्रश्न आता है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रशस्ति। तो इनको वो आप नोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं प्रमुख अभिलेख। अब अभिलेख कौन कौन से हैं देखिए। नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किरडू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप यानी स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप देखिए, घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए, चौहानों के इतिहास जानने के लिए ये जो शिलालेख है ये महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है यहां से। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी देता है।
चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अब देखिए, समर का मतलब होता है मजबूत, योद्धा। तो योद्धा क्या होता है कि योद्धा जब युद्ध में लड़ता है तो चीर देता है। तो ऐसे याद रखना, समर योद्धा और चीर से हो जाएगा चिरवा। तो चिरवा का शिलालेख है रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये इस प्रकार आप ठीक से याद कर सकते हो। ये देखिए, ये स्मारक है, कुछ इस प्रकार का दे रखा है। स्मारक के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं, जिनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानघर, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। इनको भी स्मारक के रूप में जाना जाता है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान भी करवाते हैं। आगे देखते हैं मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि उस समय इस सिक्कों से आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी। और मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है कि उस समय की कौन सी भाषा थी, लिपि कौन सी थी, संवत कौन सा था, उस सिक्के पर सारा लिखा हुआ होता है। तो देखिए, इन सिक्कों में से आपके पास अगर कोई भी पुराना सिक्का है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे पास ये सिक्का है, और उसका फोटो भी सेंड करें। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी है। आहड़, रेड, विराट, रंग महल, सांबर, सुखाण्या के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। आगे हम पढ़ेंगे बर्तन और कलाकृतियां। अब देखिए, बर्तन है कुछ, ये आप देख सकते हो फोटो में, देगची, लोटा, गिलास, ये कुछ इस प्रकार के बर्तन दे रखे हैं। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व ग्वाक्स, गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। देखिए, हम कभी कभी कोई किले में जाते हैं, दुर्ग में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि बड़ी सी गिलास, उसके पर कुछ चित्र बनाए हुए, अच्छी सी पॉलिश बनाई हुई, अच्छा सा रंग किया हुआ, तो ये पुराने काल की होती है, जो हमें राजा महाराज से प्राप्त हुई होती है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड यानी मिट्टी के बने हुए प्याले, रकाबियां, धूम्रपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों की कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर यानी नीम का ताना सिक्र में है कि ताम्र संस्कृति के अवशेष, ताम्र नगदी बोलते हैं नीम का ताना सिक्र को, यानी यहाँ पर तांबे की कुछ मुख्य मुख्य विशेषताएं मिली हैं। जोधपुरा ये स्थान है, जयपुर में है स्थान, जोधपुर अलग है, जोधपुर अलग है, ये जयपुर में स्थान है। एवं 9 है, भरतपुर से प्राप्त काले व लाल मृदभांड, आहड़ व गिलुंड यानी राजसमंद से प्राप्त प्रशस्त्र फलक आदि से कला कौशल देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से सम्मानित होने से
इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो ये था ताम्रपत्र। अब देखिए हमने पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध व जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में ज्ञानकृत, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से और चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। ज्ञानकृति यानी पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। नैनचंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंची की वचनिका, पद्मनाभ कृप कांद्रदे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृप दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। राजस्थानी साहित्य में बात करें तो पृथ्वीराज रासो की और अचलदास खिंची की वचनिका और जो पद्मनाथ कृत यानी कांद्रदेव प्रबंध है और बीकानेर के दलीप सिंह का जो कृत दलप है और खिड़िया जग्गा कृत वचनिका है, इनका उल्लेख मिलता है राजस्थानी साहित्य में बात करें तो। आगे देखिए ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैणसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। ख्यात यानी ख्याति। फारसी, उर्दू तवारीखों यानी इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। तो देखिए जो साहित्यिक स्रोत हैं वो किसी कवि के माध्यम से लेखक के लिखे हुए हैं, जैसे नैणसी की ख्यात, ये सारे लेखक हैं, इनका जो लिखा हुआ है ये हम साहित्यिक स्रोत के रूप में जानते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात आती है, कर्नल जेम्स टोड ये थे, देखिए कर्नल जेम्स टोड ये थे, इनकी एक पुस्तक आती है एनालांस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और एक पुस्तक आती है पश्चिम भारत की यात्रा। ये इनकी दो पुस्तकें हैं। और आगे हैं बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, इनकी पुस्तक आती है सूर्य मिश्र की वंश भास्कर। तो याद रखना बूंदी के थे सूर्यमल मिश्रण, इनकी पुस्तक का नाम है वंश भास्कर। कविराज श्यामलाल कृत यानी वीर विनोद विशेश्वर नाथ रेणुकृत, मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। तो ये थे हीराचंद जी ओझा और ये थे कवि राज श्यामल दास। तो इनकी जो है पुस्तक है वीर विनोद और इनकी है मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो ये थे आज का अध्याय 3 और इसकी थोड़ी शब्दावली पढ़ लेते हैं। अभिलेख, अभिलेख का अर्थ होता है कि ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। और उत्खनन, उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई। मृद भांड का होता है मिट्टी के बर्तन। अब देखिए ये जो अभ्यास प्रश्न है, कभी कभी क्या होता है कोई परीक्षा होती है तो उसमें से जो पुस्तक होती है उसके पीछे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे होते हैं उनमें से सीधा उठा लिया
जाता है। तो आप इनको भी ध्यान से पढ़ना। वंश भास्कर के लेखक हैं, अभी मैंने बताया 5 सेकंड पहले मैंने बताया कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र, बूंदी के थे ये। और अगला प्रश्न आता है कि प्रशंसा प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है यहां से। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रशस्ति। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की तक की जानकारी देता है। तो देखिए मैंने बताया था आपको, समर सिंह, समर का अर्थ होता है योद्धा, और योद्धा जब युद्ध में लड़ता है तो चीर देता है, यानी चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये इस प्रकार था। आगे जो आप हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम बता दो, चाहे बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इनमें से चित्तौड़गढ़, यानी इनमें से कहीं कोई कोई भी स्थान से आपको 3 दुर्गों के नाम बताने हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? और इतिहास लेखन की में मुद्राओं के योगदान को समझाइए। इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देखते हैं कि आपने इस वीडियो में कितना क्या सीखा है, आपकी जानकारी कितनी बढ़ी है। तो ये था इस प्रकार कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पूरा वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।